हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 8 का हिंदी का मिड टर्म एग्जामिनेशन का जो प्रैक्टिस पेपर है 2023 एंड 24 उसको सोल्व कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके का आपका एग्जाम में जो फाइनल एग्जाम है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के जो एग्जाम्स होने हैं, फाइनल एग्जाम्स होने हैं, उसके अंदर आप लोगों का फाइनल का मतलब कि मिड टर्म के जो एग्जाम होने हैं उनके अंदर सेम इसी पैटर्न का आपका पेपर आने वाला है। तो अच्छी सी प्रैक्टिस कर लीजिए जिससे कि आपके अच्छे नंबर आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सैम्पल पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया खंड कै, जिसके अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। 1 से 7 तक यहाँ पे क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या आएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अपठित गद्यांश। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले अपठित गद्यांश से। देखो, इसको रीड करते हैं पहले क्या कहा गया, उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे। संघर्ष के मार्ग पे अकेला ही चलना पड़ता है। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन आदि के मानवीय गुण व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 2 महत्वपूर्ण तथ्य स्मरणीय है। प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है। प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय निहित होती है। एक अध्यापक छोड़ने वाले छात्र अपने छात्रों को यह संदेश देता है कि तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्याओं के लिए संघर्ष करने का अभ्यास करना होगा। हम कोई भी कार्य करें, सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का संकल्प लेकर चलें। देखो क्या कहा गया है, बेसिकली अगर हम समझे तो संघर्ष को लेकर हमारा ये टॉपिक है कि किसी भी काम को करना हो, अगर हमें कुछ भी पाना हो, कुछ भी चाह हो हमारी, तो हमें उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो अब हम इसके क्वेश्चन से देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे हम। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो क्या है जो मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं? परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन। ये चीजें हैं जो मनुष्य को क्या करते हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए उसे क्या करती है, उत्साहित करती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा गया है। प्रत्येक समस्या अपने साथ लेकर आती है। तो समस्या अपने साथ क्या लेकर आती है? संघर्ष लेकर आती है। तो प्रत्येक समस्या अपने साथ क्या लेकर आती है? संघर्ष लेकर आती है। प्रत्येक समस्या क्या लेकर आती है? अपने साथ में संघर्ष लेकर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। मानवीय शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय है। तो मानवीय शब्द में अगर बात करते हैं तो मानव प्लस ईय, ये क्या हो जाएगा, मूल शब्द, और ईय क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के अंत में लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर क्या है। संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए आवश्यक है। तो संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए क्या आवश्यक है? देखो आंसर यहाँ पे दिया गया है कि उसके लिए हमें क्या चाहिए। देखो यहाँ पे क्या कहा गया, संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए हमें दृढ़ संकल्प, उत्साह और साहस, ये चीज़ें ज़रूरी है। देखो आंसर भी मैंने यहाँ पे साथ साथ में लगा दिए हैं आपके, कि आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अपठित पद्यांश दिया गया, एक पोयम दी गई है। 4 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, केवल मन के चाह से ही मन चाही होती नहीं किसी की, बिना चले कब कहाँ हुई है मंजिल पूरी यहाँ किसी की। पर्वत की चोटी को छूने को पर्वत पर चढ़ना पड़ता है, सागर से मोती लाने को गोता ही खाना पड़ता है। प्राप्त सफलता करने का मूल मंत्र उद्योग परिश्रम। आइए देखिए अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, मंजिल किस तरह पूरी होती है? चलने से। अगर हम चलेंगे, उस राह पर चलेंगे जो हमारी मंजिल है, तभी हम क्या कर सकते हैं, उस राह को पार कर सकते हैं। सेकंड देखिए क्या है, पर्वत की चोटी छूने के लिए पर्वत पर चढ़ना पड़ता है। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सागर से मोती लाने के लिए क्या करना पड़ता है? गोता तो समुद्र में खाना पड़ेगा ना, समुद्र के अंदर एक डुबकी लगाएंगे तभी तो सागर से हम मोती निकाल पाएंगे। देखो सारे ही उसी पोयम से रिलेटेड ही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा गया है। सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र क्या है? सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र उद्योग एवं परिश्रम। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 आता है, व्याकरण से रिलेटेड है। 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या कहा गया है। कवि का विपरीत लिंग क्या है, मतलब स्त्रीलिंग क्या है? कवि का स्त्रीलिंग यहाँ पे कवित्री है। ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लिखते वक्त देखो ये छोटा आता है और त्री बड़ा आता है, ये ध्यान रखिएगा, अगर लिखने के लिए सीधा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो धार्मिक किससे बिना है? धर्म प्लस इक से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो क्या इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ लिखना था इक, इसका मतलब कि धर्म प्लस इक, तो क्या बन जाता है, धार्मिक। क्या बन जाता है, धार्मिक। तो क्या हो जाएगा, इक इसका उत्तर हो जाएगा। क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आभूषण का पर्यायवाची है? आभूषण मतलब कि गहना, या हम इसका एक पर्यायवाची है अलंकार। अलंकार मतलब भी गहना होता है। तो क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कौन सा शब्द
भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा जैसे कि मीठा, मिठास, ये क्या हो जाएगी मिठाई, मिठाई, ये मीठी, ये सब क्या है संज्ञा है, लेकिन मिठास क्या हो जाएगी भाववाचक संज्ञा, क्योंकि हम उसको फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते मिठास को। नेक्स्ट देखिए, अब दिया गया है पठित गद्यांश वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब कि आपकी पाठ्य पुस्तक में से एक गद्यांश दिया गया है, उसे रीड करना है और उसके बाद उसके 4 क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करना है। तो देखो क्या कहा गया, वैसे तो मेरे मामा के गांव में होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उन्हें मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान के सामने बड़ा सा सहन जिसमें बहुत पुराना वृक्ष लगा हुआ था, उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी जिससे लाख पिघलाया जाता था। सामने एक लकड़ी और चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर उससे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार दिया जाता था। तो ये पैराग्राफ है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपके चैप्टर में से ही आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बदलू को लेखक क्या कहकर बुलाता था? तो बदलू को लेखक बदलू काका कहकर बुलाता था, तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बदलू किस चीज़ की चूड़ियाँ बनाता था? तो फटाफट बताओ, बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था, तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, बदलू का पेशा क्या था? वो लुहार था, सुनार था, मनिहार था या किसान था? क्या करता था? तो क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, बदलू का पेशा क्या था? क्या पेशा मतलब क्या काम करता था? लुहार था, लोहे का काम करता था? नहीं। सुनार, सोने का काम करता था? नहीं। मनिहार मतलब कि चूड़ी बनाने वाला, और किसान नहीं। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही, मनिहार मतलब कि चूड़ी बनाने वाला। बदलू चूड़ियाँ किससे बनाता था? किससे बनाता था बदलू चूड़ियाँ? भट्टी से, फैक्ट्री से, मशीनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो किससे बनाता था? भट्टी से। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये। अब पठित पद्यांश दिया गया है जिससे रिलेटेड क्या है, क्वेश्चंस है। तो आइए देखिए पठित पद्यांश में क्या है, भगवान के डाकिये जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं दूसरे देश को सुगंध भेजती है, वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों को पंखों पर तिरता है, और एक देश का भाप, एक देश की धरती दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो आपके चैप्टर है भारत डाकिये चैप्टर है, उसमें से लिया गया। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पक्षी और बादल कवि ने क्या कहा है? पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये कहा है। बे आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा गया है, पक्षी और बादल एक महादेश से दूसरे महादेश क्या लेकर जाते हैं? तो क्या लेकर जाते हैं? चिट्ठियाँ। देखो बै गलती से लिखा गया चिट्ठियाँ, तो यहाँ पे ए आंसर सही हो जाएगा। पक्षी और बादल एक महादेश से दूसरे महादेश पर चिट्ठियाँ लेकर जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया, पक्षी और बादल द्वारा लाए गए संदेश कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है? पेड़ पौधे पढ़ते हैं, पानी पढ़ता है, पहाड़ पढ़ते हैं। तो ये सभी द आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? तो एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। क्या भेजती है? सुगंध। तो स आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, पठित गद्यांश से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। देखो क्या कहा है, फर्स्ट क्या है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक का नाम क्या है? यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट देखिए, आजकल कौन सा रोजगार ज़्यादा फल फूल रहा है? तो हमें इसी चैप्टर से बताना है। क्या निराश हो जाए, तो झूठ और फरेब का जो हम ये कहेंगे रोजगार है वो ज़्यादा क्या हो रहा है, फल फूल रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, पठित पद्यांश में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 2 प्रश्न है। क्या कहा गया फर्स्ट में, भगवान के डाकिये कविता किसके द्वारा लिखी गई है? भगवान के डाकिये कविता जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए क्या है, भगवान के डाकिये कविता के किसके द्वारा लिखी गई है? रामधारी सिंह दिनकर के। तो क्या आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? तो एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। क्या आंसर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब वर्णात्मक प्रश्न है, मतलब कि आपको शब्दों में आंसर देना है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 है, और एक एक नंबर के ये क्वेश्चन 4 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1 देखिए, बादल शब्द के 2 पर्यायवाची लिखिए। तो बादल शब्द के 2 पर्यायवाची, मेघ, जलद, घन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। गिलास में थोड़ा पानी है, विशेषण का भेद बताइए। तो परिणामवाचक, क्योंकि थोड़ा कहा गया है ना यहाँ पे, थोड़ा मतलब कि आपको क्या है, विशेषण तो हो गई, लेकिन ये कैसी है, परिणाम, हम इसको नाप नहीं सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, परिणामवाचक विशेषण। नेक्स्ट देखिए, अनुशासन में उपसर्ग बताइए। मैंने आंसर साथ में ही लिख दिया, अनुशासन में उपसर्ग हो जाएगा अनु। अनु और शासन मिलकर क्या बनाता है, अनुशासन।
नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 4, छात्र का बहुवचन बताइए। तो छात्र का बहुवचन हमेशा याद रखिएगा छात्र गण होता है, गण लग जाता है, जैसे शिक्षक जन लग जाता है, तो ये कुछ वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, तो ये इसका बहुवचन हो जाएगा। अब है प्रश्न नंबर 9 जिसमें आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं और एक एक नंबर के ये प्रश्न हैं। 4 प्रश्न दिए गए हैं देखो यहाँ पे और एक एक नंबर के हैं। आइए हम इनके आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या है, भगवान के डाकिये किसे कहा गया है और क्यों? पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं, इसीलिए कहे गए हैं क्योंकि ये एक देश से होकर दूसरे देश जाकर सद्भावना का संदेश देते हैं। किसे कहा गया है? पक्षी और बादल को कहा गया है क्योंकि ये सद्भावना का संदेश देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भगवान के डाकिये क्या हैं? भगवान के डाकिये, कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा कि कौन है? भगवान के डाकिये कौन है? पक्षी और बादल भगवान के डाकिये है। भगवान के डाकिये कहाँ जाते हैं? देश से दूसरे देश में, मतलब कि एक देश से दूसरे देश में संदेश लेकर जाते हैं। तो भगवान के डाकिये कहाँ जाते हैं? एक देश से दूसरे देश में। प्रश्न नंबर 4 देखिए, पक्षी और बादलों के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन बांचता है? तो पक्षी और द्वारा लाई गई चिट्ठी को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, ये सब चीज़ें क्या है उसको बांचना मतलब क्या होता है कि कौन पढ़ता है? तो पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। अब है प्रश्न नंबर 10, यहाँ पे भी 4 प्रश्न दिए गए हैं और 4 ही प्रश्न एक एक नंबर के हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, लाख की चूड़ियाँ कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? कहानी का रचना का मुख्य उद्देश्य शहरीकरण और मशीनीकरण के कारण गांवों में लघु कुटीर उद्योग के उजड़ने का वर्णन किया गया। तो देखो क्या हुआ था, जो बदलू था वो क्या करता था, पहले घर से कांच के लाख की चूड़ियाँ बनाता था जिसमें मेहनत ज़्यादा लगती थी लेकिन सुंदर होती थी। उसकी बजाय अब क्या हो गया, शहरीकरण के कारण मशीनों का प्रयोग ज़्यादा होने लगा। उसकी वजह से क्या हुआ, जो बदलू था उसका काम सारा ठप हो गया था, है ना, और लोगों ने कांच की चूड़ियाँ पहनना शुरू कर दिया था जो बनानी भी आसान थी, मशीनों से बनती थी और जल्दी बनती थी। तो इसीलिए शहरीकरण और मशीनीकरण के कारण गांवों के जो कुटीर उद्योग थे, जो छोटे छोटे लोग अपने घरों में काम करते थे, उनके उजड़ने का वर्णन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, लेखक को बस वृद्ध क्यों लगी, मतलब इतनी बूढ़ी क्यों लगी? बहुत ही पुरानी व खस्ता हालत में थी, उसे देखकर लग रहा था कि वह अपने आप नहीं चल पाएगी, इसीलिए लेखक ने उसे वृद्ध का, मतलब कि बुजुर्ग होता है उन्हें सहारे की ज़रूरत होती है ना, वैसे ही उस बस को लग रहा था कि वो इतनी पुरानी थी, खस्ता हालत में थी कि शायद इसे ज़रूरत है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहा गया है, बस की यात्रा लेखक और उसके मित्रों को कहाँ जाना था? बस की यात्रा का जो लेखक है और उनके मित्रों को कहाँ जाना था? लेखक व उनके मित्रों को कहाँ जाना था? अच्छा इस तरह से उत्तर, लेखक व उसके मित्रों को जबलपुर जाना था, वे पन्ना किसी काम से आए थे। तो कहाँ जाना था उनका, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, उन्हें कहाँ जाना था? उन्हें जबलपुर जाना था जहाँ पे वो पन्ना आए हुए थे लेकिन कोई काम से आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या निराश हुआ जाए कि लेखक ने खीरा क्यों नहीं खाया? तो पूर्व से इनकार कर चुकने के कारण आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लेखक ने खीरा नहीं खाया। खीरा खाने से उन्होंने क्यों मना कर दिया था? क्योंकि वो पहले मना कर चुके थे, इसलिए पूर्व में इनकार कर चुकने के कारण अपने आत्मसम्मान, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने क्या किया, खीरे खाने से मना कर दिया। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 आता है। प्रश्न नंबर 11 में आपको क्या करना है, 30 से 40 शब्दों में आंसर देना है और 4 प्रश्न है इसके अंदर और प्रश्न के जो नंबर है वो 2, तो टोटल नंबर यहाँ पे कितने हैं, 8। अब देखो क्या कहा गया, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले हम, उसके बाद में उसका आंसर करेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि मैंने ज़्यादा लेंथी कर लिया क्योंकि आप इससे समझ जाओगे, है ना। तो आइए देखते क्या कहा गया, क्या निराश हुआ जाए कि लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार में इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो देखो क्या निराश हुआ मन से, लेखक ने क्या कहा है, लेखक ने अपने व्यक्तित्व अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उन्होंने धोखा भी खाया है परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिली। वो कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने धोखा खाया है लेकिन बहुत कम जगह थी जहाँ उनको धोखा मिला है, विश्वासघात मिला है। पर उनका मानना है कि अगर वो इन धोखों को याद रखेंगे तो उनके लिए विश्वास करना बेहद कष्टदायी हो जाएगा। अगर हमारे साथ कोई धोखा हो जाता है, अगर उसको हम जिंदगी भर याद रखेंगे तो हमारा किसी पे भी विश्वास करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं है जब लोग कारण उनकी सहायता की हो, मतलब ये घटनाएं भी ज़्यादा नहीं थी कि लोगों ने उनकी बिना मतलब उनकी सहायता करी, ऐसा नहीं हुआ। निराश मन को ठांडस दिया, हिम्मत बंधाई, टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसों को लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा बस व बच्चों के लिए दूध लाना आदि ऐसी घटनाएं हैं। इसीलिए उन्हें विश्वास है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते। मतलब ये चीज़ें रहती है, बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे साथ में जिसमें हमें लगता है कि सामने वाला धोखा दे रहा है या धोखा देते ही है, तो हमें क्या है, चाहे ऐसा हो लेकिन फिर भी समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग, ये सब बातें होती है। ये इतना बड़ा क्वेश्चन, आपको एग्जाम में इतना बड़ा नहीं लिखना, आप इसको समझ लो और अपने शब्दों में छोटा करके लिख दो कि हमें डरना नहीं है,
हमें घबराना नहीं है, धोखा बहुत खाया लेकिन फिर भी अभी तक लोगों पर विश्वास किया जा सकता है। उनको अगर हम धोखे को भूलेंगे नहीं तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कष्टदायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? बस की यात्रा से लिया गया है। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि बस की हालत बहुत ही खराब थी। बस की ब्रेक कभी भी फेल हो सकती थी और स्टीयरिंग कभी भी टूट सकता था, जिसकी वजह से बस पेड़ पर टकरा सकती थी। इसीलिए लेखक को पेड़ क्या लग रहे थे? दुश्मन लग रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर। देखो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो प्रश्न नंबर 3 देखिए, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ा उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अब लोग क्या करने लगे थे? कांच की चूड़ियां पहनने लगे थे। लाख की चूड़ियां लोगों ने पहनना कम कर दिया था, जिससे कि जो व्यवसाय था, जो काम था, वो कम हो गया। अपने व्यवसाय की दुर्दशा देखकर बदलू के मन में कटोचती होती थी, मतलब उसको बड़ा तकलीफ होती थी। और ये भाव कौन भाप गया था? किसको लग गया था? बदलू को। इस बात, जो लेखक था उसको इस बात का पता चल गया था कि जो बदलू है वो उदास हो रहा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया है। क्या निराश हुआ जाए कि लेखक के अनुसार दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? तो दोषों का पर्दाफाश बुरा करना कब बुरा रूप ले सकता है? देखो क्या कहा गया है, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते हुए उसमें रस लेते हैं, या जब हमारे साथ ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप धारण करके किसी को हानि पहुंचाए। तो देखो क्वेश्चन समझो, किसी पे दोष लगाते हैं तो या किसी के दोष का पर्दाफाश करना, मतलब आपने किसी ने कोई गलती की और आपने उसको उसके बाकी लोगों को उसके बारे में बता दिया है, तो ये कब गलत हो सकता है? एक तो तब गलत होगा जब बाकी लोग आपने तो बात बताई है लेकिन बाकी लोग उसके मजे ले रहे हैं कि हाँ इसने गलत किया ये वो। सेकंड क्या है, जिसकी बात आप गलत बता रहे हो वो क्या करे, वो अग्रेसिव हो जाए और गुस्से में कुछ और कर दे, तो तब ये दोषों का पर्दाफाश करना क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। अब हम इसको रीड करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते हुए उसमें रस लेते हैं। बाकी लोग क्या ले रहे हैं? मजे ले रहे हैं कि हाँ सही हो गई, या उनको कोई मतलब नहीं है सही गलत से, लेकिन वो मजे ले रहे हैं। दूसरा, जब हमारे ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप धारण करके किसी को हानि पहुंचा दे, हो सकता है ना गुस्से में कुछ मार दे या कुछ कर दे, तो ये दो चीजें हैं। इसीलिए दोषों का जो पर्दाफाश करना कभी कभी बुरा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, 30 से 40 शब्दों में देना है। 3 प्रश्न है और 2-2 अंक के हैं। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान की डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए, आपको स्पष्ट करना है। ऐसा ही क्वेश्चन अभी 1 नंबर में भी आया था, अब यहाँ पे हम स्पष्ट कर देते हैं। भगवान का यही संदेश है, ये हम तक पहुँचाते हैं कि जिस तरह पक्षी व बादल एक दूसरे में एक देश में या दूसरे देश में जाकर भेदभाव नहीं करते हैं। ये हमारा मित्र है, यहाँ आओ, ये हमारा शत्रु है, यहाँ मत जाओ, इस तरह का कोई भेदभाव नहीं करते। उसी तरह हमें भी इनका आचरण करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। भगवान को यही संदेश पक्षी और बादल हम तक पहुँचाते हैं कि ये भगवान के डाकिए। देखो क्या, पक्षी और बादल जब एक जगह से एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो वो कोई भेदभाव नहीं करते, फूल का, हवा का, सुगंध का कोई भेदभाव नहीं करते। उसी तरह हमें भी ऐसा ही बिहेव करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा गया है। भगवान के डाकिए कविता से हमें क्या सीख मिलती है? भगवान के डाकिए कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें संसार में मिलजुल कर रहना चाहिए। अपने जीवन काल में हमें ऐसा कार्य करने नहीं चाहिए जिससे सुगंध पूरे विश्व में फैल जाए। ऐसा कार्य मतलब करना चाहिए जिसकी सुगंध पूरे विश्व में फैल जाए। पक्षी बादल प्रेम, सद्भाव, एकता का संदेश एक से दूसरे देश में भिजवाते हैं। ठीक है, देखो चैप्टर 1 ही था, उसी पद्याश में से आपके 3-4 क्वेश्चन आने थे, तो लगभग क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन आया फटाफट सोल्व कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया? पक्षी और बादल की छुट्टियों के आदान प्रदान से आप किस दृष्टि से देखते हैं? पक्षी और बादल की चिट्ठियों से आएगा बेटा, छुट्टियां नहीं, चिट्ठियों से। चिट्ठियों के आदान प्रदान में हम वो क्या करें? प्रेम, सौहार्द, आपसी सद्भावना आदि दृष्टि से। देखो पक्षियों में क्या आपस में प्रेम है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो प्रेम ही फैलाएंगे। सौहार्द मतलब उनका हृदय अच्छा है, आपसी सद्भावना है, यही चीजें वो फैलाएंगे और यही चीजें हमें उनसे संदेश मिलता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया? किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो ये है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए एक तो ये दिया गया है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। एक तो देखो ये लिखा गया है यहाँ पे, तो पहला है समय का महत्व निबंध, समय का महत्व अनुच्छेद। देखो क्या है, समय पृथ्वी पर सबसे कीमती वस्तु है, इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। यदि एक बार समय चला जाएगा तो कभी वापस नहीं आता है। यह हमेशा आगे की ओर सीधी दिशा में चलता है, न कि पीछे की ओर। इस संसार में सब कुछ समय पर निर्भर है। समय से पहले कभी कुछ नहीं होता है। हमें समय का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमेशा टाइम टेबल बना के रखना चाहिए, अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर जो समय बीत गया वो वापस नहीं आता। तो इस तरह कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसके अंदर मैंने एक शॉर्ट हिंट दिया है आपको
आपको। इसके अथवा में देखो क्या कहा गया, अथवा में है मेरे सपनों का भारत 2047। तो ये तो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है आज के दिनों में, बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, स्कूल में भी इससे रिलेटेड पूछा गया। तो उसी में हमने जो सेकंड निबंध जो अनुच्छेद है वो इसी से लिया है। मैं भारत का सपना देखता हूँ जहाँ, मैं एक ऐसे भारत का सपना देखता हूँ जहाँ हर नागरिक शिक्षित हो, रोजगार के अवसर पाने में सक्षम हो। शिक्षित और प्रतिभाशाली व्यक्तियों से भरे हुए राष्ट्र की वृद्धि और विकास को कोई रोक नहीं सकता। मेरे सपनों का भारत एक ऐसी जगह होगी जहाँ लोगों के साथ उनकी जाति, धर्म या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत एक ऐसा देश होगा जहाँ सभी क्षेत्रों में पूरी तरह आत्मनिर्भर होगा। मैं इसे भ्रष्टाचार, प्रदूषण से मुक्त कर एक स्वच्छ, स्वास्थ्य, पर्यावरण अनुकूल राष्ट्र के रूप में देखता हूँ। मैं इसे अन्य सभी के लिए एक आदर्श राष्ट्र के रूप में देखता हूँ। तो 2047 तक ये सब चीज़ें हो जाएंगी, जो अभी दिक्कतें आ रही है वो सब क्या होंगी, दूर हो जाएंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि जब एग्जाम में आए तो आप उसको लिख सके, क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाएगा मेंशन। इसमें 2-4 लाइनें आप बढ़ाकर और भी लिख सकते हैं। अब एक है क्वेश्चन नंबर 14 की 80 से 100 शब्दों के बीच में पत्र लिखना है। तो फर्स्ट पत्र है मोहल्ले की सफाई के लिए नगर पालिका को एक पत्र लिखना है। तो आइए देखिए किस तरह से लिखेंगे। सेवा में अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका नई दिल्ली महोदय। अब हम इसको लिखते हैं, देखो क्या लिख, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है जो आप कर सको, ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें क्या है, निवेदन है कि मैं चंद्र नगर में रहता हूं और आजकल हमारे मोहल्ले में सफाई नियमित रूप से नहीं हो रही है। सफाई कर्मचारी नालियों की सफाई ठीक से नहीं करते हैं। सड़कों पर कूड़ा कई दिनों तक पड़ा है। इससे मोहल्ले में बीमारियां, मोहल्ले इस तरह से लिखा जाता है बेटा, मोहल्ले लिखते हुए गलती हो गया, मोहल्ले में बीमारियों फैलने की आशंका है। अतः आपसे अनुरोध है कि सफाई कर्मचारी को उचित निर्देश देकर इस अव्यवस्था को दूर करने की कृपा करें। उसके बाद भवदीय और राम शर्मा, मतलब आप अपना नाम लिखेंगे। अब इसके अथवा में एक दिया गया है, अथवा में देखो क्या है, दोनों में से कोई एक करना, और ये भी 5 मार्क्स का है। मेरे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे, आप वहाँ से एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। छोटे भाई को खेलों का महत्व बताते हुए, खेलों में भाग लेने की प्रेरणा देते हुए पत्र लिखिए। तो आइए देखिए क्या लिखना है। पहले जब हम पत्र लिखते हैं, एक औपचारिक पत्र होता है, एक अनौपचारिक। औपचारिक जो ऑफिशियली होता है, जो हम प्रिंसिपल को या किसी ऑफिशियल ऑफिस में लिखते हैं, और अनौपचारिक जो हम किसी भाई बहन को लिखते हैं या किसी रिश्तेदार को लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले एड्रेस लिखा जाता है, जनकपुरी दिल्ली, दिनांक 28 सितंबर 2024। प्रिय हरि, मतलब यहाँ पे उस बच्चे का नाम लिखना होगा जो दिया गया, स्नेह आशीष, मतलब हम पहले आशीर्वाद देते हैं जिसको भी हम लेटर लिखते हैं। देखो क्या कहा गया है यहाँ पर, बहुत शॉर्ट में और आसान शब्दों में है। आज ही मुझे पिताजी का पत्र मिला। उन्होंने मुझे बताया कि तुमने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने यह भी बताया कि तुम दिन भर बस एक ही जगह बैठकर पढ़ते रहते हो, ना तुम बाहर टहलने जाते हो, ना ही कोई व्यवहार आदि करते हो। बड़े भाई होने के नाते मैं तुम्हें बताना चाहूँगा या चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद का भी महत्व है। खेलकूद करने से हमारे शरीर, दिमाग दोनों में ही स्फूर्ति बनी रहती है। आशा है कि तुम मेरी इस बात पर गौर तलब करोगे या इस बात को सुनोगे या समझोगे, और आगे से पढ़ाई के साथ साथ खेल के महत्व को समझोगे और व्यायाम भी करोगे। तुम्हारा भाई श्याम। तो इस तरह से ये जो पत्र है ये लिखना है। तो ये आपका सैम्पल पेपर है, इसको रिवाइज ज़रूर करके जाइएगा और इससे आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो अच्छे से मेहनत कीजिएगा। सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू गाइज।